Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने फिर वही सेशन, वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 2 दिन से चल रहा है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हाउ टू इम्प्रूव द सेंटेंसेज एंड हाउ टू रीअरेंज द सेंटेंसेज। दिस टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज और कल और परसों जो भी 3 दिन से सेशन चल रहा हमारा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और देखते हैं इसका ट्रिक्स तो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, और फिर भी आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज हम लोग फिनिशिंग टच देंगे। और फिर कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो आज का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 21 से, यानी कि कल 20 तक बना था, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 21 से। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस बोलता है। दे क्लैरिफाइड दैट ऑल ऑफ देम हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर जब क्लैरिफाइड है, ये जब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हैव जो है ना इनअप्रोप्रिएट हो गया, यहाँ पर हैव नहीं होगा। तो हम आपको क्या बताया था इसका ट्रिक्स, जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को हम लोग को जज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, और जो करेक्ट ऑप्शन है उससे हमको मैच कर देना है। तो जब स्टार्टिंग हो रहा है दे क्लैरिफाइड दैट ऑल ऑफ देम, तो हैव यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में बोलते हैं दे क्लैरिफाइड दैट ऑल ऑफ देम हैड सबमिटेड। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हैड सबमिटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में जा रहा है और पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। अब बी में बोलता है विल हैव सबमिटेड, तो ये आपका इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि फ्यूचर में है और क्वेश्चन है पास्ट में। और सी में बोलता है कुड हैव सबमिटेड, तो यहाँ पर कुड तो होगा ही नहीं, वो लोग सबमिट कर सकते थे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्लैरिफाइड है कि वो लोग क्लैरिफाई किए कि सभी के सभी लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क को टाइम पर जमा किए थे। सो करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज हैड सबमिटेड। ऐसे दे क्लैरिफाइड दैट ऑल ऑफ देम हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम। So this is the correct answer of question number 21. Now let's see question number 22. Rakesh will be shocked on hearing the bad news of his friend living in the village. Once again let us read the question. Rakesh will be shocked, यानी कि राकेश को shocked हो जाएगा, फ्यूचर में जा रहा है, on hearing the bad news of his friend living in the village. तो यहाँ पर जो shocked है आपको जज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पर shocked अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोलता है शॉकिंग, इनअप्रोप्रिएट है। बी में वही चीज दिया हुआ है शॉक्ड, और यहाँ भी है शॉक्ड। जब मीनिंग इसका मैच कर गया तो हम लोग को बी में नहीं जाकर के किस में जाना है, डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इफ द अंडरलाइन पार्ट इज मैच्ड विद द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। अगर अंडरलाइन पार्ट ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन से मैच कर जाता है, और मैच करने के बाद उसका सेंस और उसका मीनिंग सेम होता है, तो हम लोग इधर उधर नहीं जाकर के सीधा जाएंगे किसमें, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इस सेंटेंस को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इम्प्रूव करने का। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। द इशूज वे आर सो क्रिटिकल दैट, द इशूज वे आर सो क्रिटिकल को अंडरलाइन किया है। द इशूज वे आर सो क्रिटिकल दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व्ड इन सच अ लिमिटेड टाइम। तो द बोलता है द इशूज वे आर सो क्रिटिकल, द इशूज वेयर सो डैट क्रिटिकल, इसको बोला अंडरलाइन करने के लिए। सो के बाद बीच में डैट लगा के इनअप्रोप्रिएट कर दिया। ऐसे द इशूज वेयर सो, अगर क्रिटिकल होता तो एकदम बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर डैट को लगा के इनअप्रोप्रिएट कर दिया, ये इनवैलिड हो गया आपका आंसर। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बोलता है द इशूज, यहाँ पर इशूज है तो इशूज के साथ में वाज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये पार्ट हमारा इनअप्रोप्रिएट हो गया। बी में बोलता है द इशूज वेयर सो क्रिटिकल, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे द इशूज वेयर so critical that they could hardly be resolved in such a limited time. This is the correct answer of question number 23. The issues were so critical. This is the correct answer of question number 23. Now let's see question number 24. Gandhiji's life was a sign of dedication in the cause of social reforms in India. यानी कि गांधी जी का जो जिंदगी था ना पूरा डेडिकेशन से भरा हुआ था, जो सोशल कॉज के लिए रिलेटेड है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर ऑफ डेडिकेशन इन द को रिप्लेस करने के लिए बोला है। अगर अकॉर्डिंग टू टेंस आपको सही लगता है तो इसको आप रखेंगे, अदरवाइज इसको रिप्लेस कर देंगे जो ऑप्शन में है। एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी लाइफ वाज अ साइन ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पर ऑफ डेडिकेशन इन द को बोला है रिप्लेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू टेंस। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में बोलता है ऑफ डेडिकेशन टू द, बी में बोलता है फॉर डेडिकेशन टू द, सी में बोलता है विथ डेडिकेशन टू द,
डेडिकेशन टू द, और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट, ए बी सी, और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए हम डी में नहीं जाएंगे, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट में नहीं जाएंगे। एक बार और देखते हैं, गांधी जी लाइफ वाज अ साइन ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ऑप्शन ए में बोलता है ऑफ डेडिकेशन टू द, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे हो जाएगा, गांधी जी लाइफ वाज अ साइन ऑफ डेडिकेशन टू द हो जाएगा इन द के बदले में। यहाँ पर इन द बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। So the correct answer of question number 24 is A, of dedication to the, is the right answer of question number 24. Now let's move to 25. No sooner did Juhi reach the station then it started raining, यानी कि जो ही रुचि स्टेशन पहुंची, जो ही आपका रुचि है या जो ही है ना स्टेशन पहुंची, बहुत जोर से बारिश शुरू होगी। तो आप लोग को मैं एक बार बता चुका हूं और बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी सेंटेंस बनता है नो सूनर से, उसके साथ तो देन तो लगेगा ही, और डिड के साथ हम लोग वर्ब का V1 का प्रयोग हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर अपने आप में करेक्ट है, नो सूनर डिड जो ही रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही जो ही स्टेशन पहुंची बहुत जोर से बारिश शुरू हो चुकी थी या शुरू हो गई थी। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। यहाँ ए में बोलता है विल जो ही रीच, यहाँ फ्यूचर में जा रहा है जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ जो पास्ट है यहाँ फ्यूचर है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इनवैलिड हो गया। बी में बोलता है डिड जो ही रीच, ये भी आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है। डिड जो ही रिच, यहाँ डिड तो ऑलरेडी लगा हुआ है जो ही रिच, और वही चीज दे दिया है डिड जो ही रिच। तो हम क्या बताए थे, जब अंडरलाइन पार्ट किसी एक ऑप्शन में दे देगा उठा करके, तो हम लोग इधर उधर नहीं घूम करके सीधा जाएंगे किसमें, डी में, यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए नो सूनर डिड जो ही रिच, अंडरलाइन है डिड जो ही रिच, यानी कि बिल्कुल ही करेक्ट है। डिड के बाद हमेशा वर्ब का V1 का प्रयोग होता है। The station then it started raining. So the correct answer of question number 25 is D. There is no requirement of sentence improvement. So let's see what are the another question of sentence improvement of today's session. चलिए हम लोग अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, इंडिया हैज नन ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, तो आपको अंडरलाइन पार्ट हो रहा है आपका ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट और इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू टेंस। द रिच कंट्रीज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। इंडिया हैज नन ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई द रिच कंट्रीज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपका जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट और बिल्कुल ही इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो इसी को हमको टेंस के अनुसार रिप्लेस करना है। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। यहाँ पर बोलता है फ्रॉम द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, ये आपका बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है विद द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, क्योंकि बाई लगा हुआ है, यानी कि वर्ब का V3 का प्रयोग करते हैं हम लोग। वर्ब का V3 प्लस बाई लगता है, जैसा कि मैं आपको एक्टिव से पैसे में पढ़ा चुका हूँ। ऐसे हो जाएगा, इंडिया हैज नन ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई, नन ऑफ द एडवांटेजेस पॉजेज बाई the rich countries during industrialization. So the correct answer of question number 26 is C, of the advantages possessed by होगा। Now let's read question number 27. Although he has received many awards, हालांकि वो बहुत तरह के अवार्ड्स जीत चुका है या पा चुका है, I could not find his परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरीली, तो ये आपका परफॉर्मेंस ये तो करेक्ट है, पर ये जो है ना सेटिस्फैक्टरीली, ये आपका इनअप्रोप्रिएट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्शन, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। बी में बोलता है परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी, सी में बोलता है परफॉर्मिंग टू सेटिस्फैक्शन, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है। सी भी और ए भी दोनों अप्रोप्रिएट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी। ऐसे ऑल्दो ही हैज रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, हालांकि उसको बहुत तरह के अवार्ड्स रिसीव हुआ है। आई कुड नॉट फाइंड हिज परफॉर्मेंस satisfactory, performance satisfactory is the correct answer of question number 27. B is the correct answer of question number 27. Now let's read question number 28. Despite of having, एक चीज जान लीजिएगा, आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ और फिर भी इसको रिमाइंड करा देता हूँ। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग एकदम नहीं होगा, अदरवाइज वो एरर हो जाएगा। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट हैविंग होता है। रिक्वायर्ड एबिलिटी द बॉय कुड नॉट सक्सीड, यानी कि लड़के के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी होने के बावजूद वो सक्सीड नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। तो डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, नहीं तो फिर
एरर हो जाता है। और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देता है डिस्पाइट से, हाँ इन स्पाइट होता है तो उसके साथ ऑफ लगता है, पर डिस्पाइट के साथ हरगिज नहीं लगता ऑफ का प्रयोग। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्पाइट ऑफ बीइंग, यदि आपका इनअप्रोप्रिएट है, डिस्पाइट के साथ फिर यहाँ ऑफ लगा दिया जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी में बोलता है डिस्पाइट हैविंग, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। ऐसे डिस्पाइट having required ability, the boy could not succeed. So the correct answer of question number 28 is B, despite having. Now let's read question number 29, means second last of today. I did not accept the compensation because the damage was almost neglected. तो was almost तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो लगा है neglected, इसका मतलब होता है कि इनकार कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, किसी को खारिज कर देना। तो यहाँ पर ये सुटेबल नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि जो डैमेज था ना बिल्कुल ही कम था एकदम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ऐसे आई डिड नॉट एक्सेप्ट द कंपेंसेशन बिकॉज द डैमेज वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर था, एकदम कम था। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज ए। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 30 फॉर टुडे। हिज मदर आस्क्ड हिम, उसकी मम्मी उससे पूछी, व्हेन ही विल हैव हिज लंच, वो अपना लंच कब करेगा। तो आप जानते हैं ना कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है, नरेशन में पढ़ा चुका हूँ, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाता है। यहाँ पर विल हो जाएगा वुड में, व्हेन ही वुड हैव हिज लंच। ऐसे हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड हैव हिज लंच। ऐसे ही वुड हैव, ए में बोलता है, बी में बोलता है ही विल ईट, इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है ही हैड ईटन, इनअप्रोप्रिएट है। और डी में नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा he would have his lunch. So A is the correct answer. The correct answer of question number 30 is A. ऐसे हो जाएगा his mother asked him when he would have his lunch. When he would have, यहाँ पर will की जगह क्या हो जाएगा would का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, if the reporting verb is in present tense the verb of the reported speech must be present tense। और दूसरा पढ़ाया हूँ if the reporting verb is in past tense the verb of the reported speech must be past tense। यानी कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, सारा गेम डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। लेकिन जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ का नरेशन पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको देखना है कि सेंटेंस यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे मैन इज मोर्टल, द अर्थ इज राउंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब जो सेंटेंसेज है ना, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है और सिंगुलर इसका वर्ब होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ के बाकी जितने भी सेंटेंसेज है उसका अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो सेंटेंस है वो बदल जाता है, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ करके। सो दिस वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे। तो फिर मैं कल आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, मतलब कल दूसरा टॉपिक हम लोग को शुरू होगा, उसी को कल मैं लेके आऊँगा आपको। तो ये सब आज का क्वेश्चन था सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आप फिर इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर इसको अच्छा से प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। तो साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है, लाइक करने के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब कर देना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।